हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में आप लोग देख चुके थे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कर लिए थे। उसी के क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आप लोग हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो वैद्युत क्षेत्र। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, आप लोग परिभाषा लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो परिभाषा में लिखेंगे किसी आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जिसमें कोई अन्य आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उस आवेश या आवेश निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी आवेश अथवा आवेश निकाय, आवेश निकाय का मतलब है चार्ज का सिस्टम होगा, यानी एक से अधिक आवेश होगा, उनका समूह होगा कि चारों ओर का, यानी उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अगर अन्य आवेश आ रहा है तो या तो आकर्षण बल का और या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जहाँ तक अनुभव करेगा वहाँ तक उस आवेश या फिर उस आवेश निकाय का वैद्युत क्षेत्र होगा। बात क्लियर है? एक बार वापिस से समझते हैं। कोई आवेश होगा या कोई आवेशों का समूह यानी सिस्टम होगा, निकाय होगा, उसके चारों ओर के उस क्षेत्र को हम उसका वैद्युत क्षेत्र कहेंगे जिसमें कोई अगर अन्य आवेश आता है और वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अर्थात वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्लियर? तो वो उसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये इसका परिभाषा हो गया। इसको फिगर से समझते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। एक चीज़ और, इसको समझने के लिए यानी इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को जिसको आप वैद्युत क्षेत्र कहते हो, इसके स्टडी करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के चार्ज का यूज करते हैं जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो उसको वहीं बॉक्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा। मान लीजिए इस टाइप का आप लोग बना के लिख लीजिएगा, टेस्ट चार्ज। जिसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। देखो, परीक्षण आवेश वैसे तो एक बहुत कम परिमाण का आवेश होता है,
इतना कम परिमाण का आवेश होता है कि उसका वैद्युत क्षेत्र नेग्लेक्टेड होता है। यानी अगर उस आवेश को, उस अत्यंत अल्प आवेश को, धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वो अपने आसपास के आवेश के वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। जनरल लैंग्वेज में अगर समझें तो 2-3 पॉइंट करके इसमें लिख लेना। एक तो ये पहला, यह एक काल्पनिक धनावेश होता है। हम ये याद रखेंगे, यह एक काल्पनिक, यानी वास्तव में ऐसा कोई आवेश नहीं है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र ही ना हो, तो ये काल्पनिक हो जाएगा क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं। तो यह एक काल्पनिक धनावेश होता है। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज में, ठीक है। तो यह एक काल्पनिक धनावेश होता है। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जिसका परिमाण इकाई होता है। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन के लिए इसका परिमाण इकाई ले लेते हैं। इकाई का मतलब 1 कूलम। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके हो गए। एक तो काल्पनिक धनावेश हो गया, दूसरा इसका परिमाण कितना हो गया, इकाई हो गया, यानी 1 कूलम हो गया। तीसरी पॉइंट देखिए, इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र यानी इसके चारों ओर वो क्षेत्र नहीं होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा और बल का अनुभव करेगा। बात क्लियर है? तो इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए यह किसी अन्य आवेश पर कोई बल कोई वैद्युत बल आरोपित नहीं करता है। नहीं करता है। बात क्लियर है? और एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसे सामान्यतः Q0 से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? ये एक छोटी छोटी चीज़ें थी, आप समझ लिए कि ये क्या होती हैं। इसको कहीं ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये बात क्लियर हो गया? तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है? यह एक काल्पनिक धनावेश है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र मान नहीं रहे हो, नहीं होता है। मान रहे हो कि इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वास्तव में ऐसा कोई आवेश होता ही नहीं है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो। थोड़ा ही होगा, कम ही होगा। क्लियर? तो इसलिए काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है। यह एक धन आवेश है। पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं टेस्ट करते समय, कई बार नेगेटिव भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए जब तक कहा नहीं जाएगा आप पॉजिटिव ही लेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस टाइप से, है ना, तो वहाँ मान लेना, झगड़ा मत करना बुक वाले से, ठीक है। यह एक काल्पनिक धनावेश होता है जिसका परिमाण इकाई होता है। हम जनरली मान के चलेंगे कि इसका मान 1 कूलम है, तो इसलिए इसको एकांक धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं।
क्लियर है। अब इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर किसी का स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो वो किसी अन्य आवेश पर क्यों बल आरोपित करेगा, तो वही चीज़ लिखा है, इसलिए यह किसी अन्य आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं करता है और इसे सामान्यतः Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को थोड़ा ढंग से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ तक, चलो पहले वापस से परिभाषा समझते हैं इसका, फिर आते हैं ना। ध्यान देंगे, ये टेस्ट चार्ज हो गया। एक चार्ज और होता है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जिस आवेश से अध्ययन आप कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, वो परीक्षण आवेश हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। लेकिन जिस आवेश के चारों ओर का या आवेश निकाय के चारों ओर का आप क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हो, उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश बोलते हैं। तो ये भी आप लोग बॉक्स बना के कहीं लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल लैंग्वेज है। कोई बोलेगा सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश तो आप यही समझोगे उस आवेश की बात हो रही है जिसके चारों ओर की हम लोग वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने जा रहे हैं या फिर उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका सोर्स चार्ज और ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चीज ध्यान देंगे, परिभाषा को बढ़िया से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई आवेश है प्लस Q यहाँ पर ऐसे स्थित है, ठीक है। अब परीक्षण आवेश से ही क्यों टेस्ट करते हैं इसको, कोई आवेश भी तो ला सकते थे। तो उस स्थिति में आप समझिए कि ये प्लस Q आवेश है और इसके वैद्युत क्षेत्र का मान लो आपको टेस्ट करना है, तो आप कोई अन्य आवेश लेकर आ रहे हो। सपोज करिएगा कोई अन्य आवेश ला रहे हो, जैसे मान लो प्लस ही लाओ, पहले प्लस Q ला रहे हो। यहाँ अभी पहुँचा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। अभी ये यहाँ था और अभी ना ये इस पर बल लगा रहा है ना इस पर बल लगा रहा है। अच्छा, बल लगाएगा भाई तो किस प्रकृति का लगाएगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों के साइन प्लस प्लस है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चलो पास लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए अब इस आवेश को आप यहाँ ला रहे हो, अभी भी कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ लेकर चले आए, कुछ नहीं देखने को मिला, कोई बल नहीं लग रहा है। यहाँ लेकर चले आए, अभी भी कोई बल नहीं लग रहा है, कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे यहाँ लेकर आते हो तो क्या होता है, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करने लगेगा और कोई अन्य आवेश है इसका भी वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वाला इसको भी प्रतिकर्षित करने लगेगा। अब आपके मन में एक भ्रम हो सकता है कि ठीक है भैया, यहाँ तक तो नहीं कर रहा था, यहाँ तक इस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला आवेश जैसे ही यहाँ पहुँचता है इस पर बल लगने लगता है कि भागो, दूर भगाने लगता है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ इसके चारों ओर ये वाला जो क्षेत्र होगा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हो सकता है इसका भी कोई वैद्युत क्षेत्र हो, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं। ये भी क्या करेगा, इसके वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा ना, तो इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज लाते हैं, ऐसा आवेश लाते हैं जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है और उसे किसी भी वैद्युत क्षेत्र में ले जाओ, किसी अन्य आवेश पर बल ही नहीं लगाएगा, प्रतिकर्षित ही नहीं करेगा या आकर्षित ही नहीं करेगा, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई आवेश से परीक्षण ना करके टेस्ट चार्ज लाते हैं और उससे हम लोग परीक्षण करते हैं। Q0 को लेकर आएंगे। यहाँ पर देखो ये आपका परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ रखे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इसी को आप क्या करिए, यहाँ लेकर आइए, अभी भी पता चल रहा है कि कोई बल नहीं लग रहा है। यहाँ लेकर आइए, अभी भी इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक नहीं हो रहा था, यहाँ तक नहीं हो रहा था, यहाँ तक नहीं हो रहा था। जैसे हम यहाँ लेकर गए, यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है
परीक्षण आवेश धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो यहाँ पे जैसे ही लिख रहा है प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है, यानी ये वाला इसको दूर भगा रहा है। ये ऐसा कुछ बल का अनुभव हो रहा है कि ये इसको दूर भगा रहा है यहीं से। तो यहीं से इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बात क्लियर? सेम परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर यही टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो ये आकर्षण बल का अनुभव करता है, ये वाला उसको खींचता। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन ध्यान देना समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इस पर बल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। अब अगर एक कॉन्सेप्ट समझें, मान लीजिए एक योगी जी की बात कर ली जाए तो उनका पूरा उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, ये उनका क्षेत्र है, इसके भीतर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी बल लगा सकते हैं। बात क्लियर? कोई माफिया है मान लो यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आजकल तो दूसरे प्रदेश से उठाकर यहाँ पे है ना, तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, ध्यान दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लो ये योगी जी का क्षेत्र है, ठीक है, अब कोई भी माफिया गुंडा बदमाश है जो यहाँ तक है तो यहाँ तक वो सुरक्षित है, यहाँ पर भी सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही यहाँ आया बुलडोजर चल जाएगा, है ना, उसका समझ लो इनकाउंटर होना ही होना है, इस टाइप से वो मिटा देंगे। तो देखो जैसे ही योगी जी के क्षेत्र में आया उस पर बल लगा, अब वो आकर्षण भी हो सकता है, कोई सगा संबंधी आए तो उनको बुला के चाय भी पिला सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए समान प्रकार के आवेश की बात कर रहे हैं उस टाइप से, मान लीजिए कि दुश्मन लोग हैं तो उनको उड़वा भी सकते हैं, प्रतिकर्षण बल भी लगा सकते हैं ना, दूर भगा सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये जहाँ तक इनका प्रभावी है, जहाँ तक इनका बल काम करता है वो इनका क्षेत्र हो गया। ठीक इसी प्रकार से किसी आवेश का या आवेश निकाय का जहाँ तक उसका बल काम करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला, वो क्या होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, वो यहीं पे खड़ा है, ऐसे मुंह बना के खड़ा है, ठीक है। अब इनके बगल से आप कार ले जाओ, जीप ले जाओ, मोटर गाड़ी ले जाओ, दौड़ाओ, ये कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई क्षेत्र ही नहीं है। अगर आप बहुत ही तैसी हो तब भी बुला के आपको चाय पानी भी नहीं पिला सकते, कहाँ बैठाएंगे, कोई क्षेत्र ही नहीं है। और ना ही आप दुश्मन हो तो आपको दूर भगा सकते हैं कि आज भाग जाओ, क्योंकि इनके पास कोई क्षेत्र नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से इस वाले भाई साहब की हालत इस तरह से है, परीक्षण आवेश की हालत इस तरह से है। परीक्षण आवेश के पास स्वयं का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए ये किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता है, भले ही समान प्रकार का हो या विपरीत प्रकार का हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये वाला आवेश तो इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा उस आवेश निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका परीक्षण आवेश भी हो गया और वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए, इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप दोनों ले सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी, है ना। तो बस इतना लिखो, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये बात हो गई। ये आपको अब दिख रही होंगी, बात क्लियर है, ठीक। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चलो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे सपोज कर लीजिए, ये मान लीजिएगा आप लोग कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। अब ये वैद्युत क्षेत्र अगर है तो इसमें कोई आवेश रखा होगा या कोई आवेश निकाय होगा, उसी के चारों ओर का ये वैद्युत क्षेत्र है। तो आप सपोज कर लीजिए इसमें आवेश निकाय है और कई आवेश हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लो रखा हुआ है ऐसे प्लस क्यू आवेश, Q1 आवेश मान लो। यहाँ पर रखा हुआ है भैया माइनस Q2 आवेश, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है क्या, प्लस Q3 आवेश, इस टाइप से। ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है मान लो प्लस Q4 आवेश, ऐसे सपोज कर लो, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है माइनस Q5 आवेश, इस टाइप से। तो इन सब के चारों ओर का ये क्षेत्र इस टाइप से मान लेंगे। अब कोई आप परीक्षण आवेश ले लो और इसमें रख दो। हम मानते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश लेते हैं कोई, और एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस 1 कूलाम, है ना, प्लस 1 कूलाम। ये यहाँ रख दिया गया, मान लो यहाँ रख दिया गया प्लस 1 कूलाम परीक्षण आवेश। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस Q1 क्या करेगा, प्लस 1 कूलाम परीक्षण आवेश को दूर भगाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बात क्लियर है ये चीज़। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्लस 1 कूलाम के पास कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये काल्पनिक परीक्षण आवेश है, तो ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये वाला इसको दूर भगाएगा। तो मान लो ये इधर की ओर भागेगा। हाँ, एक चीज़ और, इधर माइनस Q2 रखा है, तो ये वाला इसको अपनी पास की ओर बुलाएगा। विपरीत प्रकार का आवेश है, तो यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण देखने को मिल जाएगा। माइनस Q2 क्या करेगा, प्लस 1 कूलाम को अपनी ओर बुलाएगा, ठीक है, आकर्षित करेगा। लेकिन ये भाई साहब बैठे हैं प्लस Q3 वाले, ये प्लस हैं, तो ये इनको क्या करेंगे, जीने नहीं देंगे, इधर सीधे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब भाई साहब का पथ ये हो जाएगा, इधर की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक। अब जैसे इधर की ओर मुड़ रहे हैं, इनका ये बैठे हैं प्लस Q4 आवेश, ये इनको धक्का देंगे, दूर भगाएंगे इधर की ओर, ठीक है। ये चीज़ अब मान लीजिए रहने दो, इसी पे चलने दो, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर देखो माइनस Q5 है, नेगेटिव चार्ज, ये इसको अपनी ओर बुला लेगा, यानी ऐसे ये खींच लेगा। और यहाँ बात समझ में आई। तो प्लस 1 कूलाम पहले यहाँ था, अब ये प्लस 1 कूलाम कहाँ पहुँच जाएगा,
एक मिनट, अब ये प्लस 1 कूलाम सपोज करिए यहाँ पहुँच गया, तो प्लस 1 कूलाम इस वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र था गति करने के लिए, और वो ऐसे ऐसे गति करते हुए चला गया। इसी के पथ को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, मिलाते हैं, ये ऐसे मिलाते चलो, जैसे ऐसे ये गया है, यही जो आप मिलाए हो ना, यही तो आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। यानी आप बहुत आसानी से आप परिभाषा दे सकते हो, अगर समझ में आ गया होगा तो बोल सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश के मार्ग को ही, यानी जैसे ऐसे हो गया उसका रास्ता आप ट्रैक किए कि इसी पथ पर गया था, तो उसी के मार्ग को ही या उसी के पथ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखा। एक चीज़ और, ये बल रेखा वास्तव में कहीं खींची नहीं होती है, तो ये बल रेखा भी कैसी होती है, काल्पनिक होती है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। बात समझ में आ गई। आप कह सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश के पथ को ही, यानी जिधर जिधर वो जा रहा है उसी को हम मिलाते चलेंगे तो उसका पथ मिल जाएगा आपको, तो उसके पथ को ही वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यदि आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से देना चाहते हो तो उसकी बात कर लेते हैं। इसको क्या करिए, साइड करिए थोड़ा, और इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या होगा, बढ़िया वाला परिभाषा लिखेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, एक एक शब्द का मतलब अभी समझाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, कामा करके लिखेंगे, निष्कोण वक्र, निष्कोण मीन्स, निष्कोण का मतलब स्मूथ कर्व, ठीक है, निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत मीन्स आइसोलेटेड, पृथक्कृत हो सकता है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक, मैं लिख ले रहा हूँ इंग्लिश में, आइसोलेटेड, ये ठीक है। मैंने क्या लिखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा कहलाती है। बात समझ में आई। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र
जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है वैद्युत बल रेखा कहलाती है। इस बात को ढंग से समझते हैं थोड़ा। अब उस फिगर को जूम करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र था। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, पहली बात तो ये इमेजिनरी है, कोई वास्तव में होता नहीं है कि वास्तव में कोई रेखा ऐसी वैद्युत क्षेत्र में खींची जाए, ठीक है। तो ये काल्पनिक हो गया, बात सही है। फिर निष्कोण वक्र, स्मूथ कर्व की बात की जा रही है। यहाँ पे आप इसका पाथ देखो, इलेक्ट्रिक क्या नाम है इसका, परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश जो आपका है, इसका आप पथ देखो, ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ये इस टाइप का कहीं कोण नहीं बनेगा, इस टाइप का कहीं कोण नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं निष्कोण, यानी इसमें कोण नहीं बनेगा, स्मूथ कर्व होगा, ठीक है। इस टाइप का कर्व होगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें तो होंगी लेकिन वो कोण नहीं बनाएंगी, शार्प कोण नहीं बनाएंगी इस टाइप से। बात क्लियर? क्यों नहीं बनाएंगी इसका रीज़न देखिए। ऐसा तो है नहीं कि +1 कूलाम चलेगा और जान नहीं पाएगा, गलती से इसके पास पहुंच गया ऐसे, अब ये भाई साहब इसको धक्का देंगे भागो, इस टाइप का तो होगा नहीं। इसका कहीं ना कहीं से वैद्युत क्षेत्र होगा, वहीं से इसका प्रभाव जनरेट हो जाएगा, ये इसको दूर भगाने लगेगा। बात क्लियर? ये चीज़ हो गया। तो इसलिए निष्कोण वक्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक हुआ निष्कोण वक्र। जिस पर कोई स्वतंत्र, +1 कूलाम क्या है, स्वतंत्र है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं, पृथक्कृत है, अलग है, आइसोलेटेड है। ऐसा है नहीं कि किसी को ये जाके डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, या किसी से आवेश प्राप्त करके अपना मान बढ़ा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक आवेश है, तो इसलिए ये पृथक्कृत है। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक है, इसकी वैल्यू इकाई है, पॉजिटिव है। परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, जो कि काल्पनिक होता है, ठीक है, चलता है, यानी जिस मार्ग पर वो चलता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ये चीज़ ठीक है। चलो ध्यान देंगे फिर से एक बार। वैद्युत बल रेखा आपको समझ में आ गई होगी। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ये काल्पनिक होगा। निष्कोण वक्र होगा क्योंकि इसमें कोण कहीं बनेगा नहीं, ठीक है। जिस पर कोई स्वतंत्र व धन परीक्षण आवेश यानी +1 कूलम क्या करता है, चलता है, गति करता है, उस पर चलता है। उसी रेखा को, जिस रेखा पर वो चलता है उसको मिलाते चले जाएंगे, वही रेखा क्या कहलाएगी, आपकी वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो मुझे लगता है आपको वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आ गई। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, है ना, फीचर्स होते हैं, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स वैद्युत बल रेखाओं के गुण या प्रगुण, ठीक है। उसके एक एक चीज़ को हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे। बात क्लियर है? पहला लिखा है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि ये रेखाएं कैसे धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बहुत पेशेंस से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई धन आवेश है, इस तरीके से वैद्युत बल रेखा होती क्या है, कोई परीक्षण आवेश लाएं इसके पास, वो जिधर जाए उसके पथ को आप ट्रैक करते चले जाओ, वही वैद्युत बल रेखा हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर +1 कूलम था, आपने यहाँ रख दिया +1 कूलम। क्लियर है बात? ये चीज़। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, +1 कूलम को दूर भगाएगा। ऐसे ये भाई साहब यहाँ आएंगे, फिर ऐसे ऐसे भगाते चले जाएंगे। बल किधर की ओर लगेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही रहेगा। ऐसा नहीं एक बार इधर भेज रहा है, एक बार इधर इधर, है ना, सीधे ऐसे भगाते चले जाएगा। फिर ये यहाँ आ जाएंगे, फिर ये ऐसे यहाँ आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी ये ऐसे एक समान रूप से ऐसे सीधे ही दूर भगाता चले जाएगा।
मान लीजिए आप प्लस 1 कूलाम को यहाँ रखते थे, ठीक, इधर की तरफ, तो अब इनको भी क्या करेगा, दूर भगाएगा, इधर लाएगा ऐसे, फिर इधर लाएगा, मतलब ऐसे प्रतिकर्षित करता हुआ चला जाएगा। अब इनका पाथ ट्रैक करिए, जिस जिस बिंदु से गए हैं इनको मिलाते चलिए, यही तो वैद्युत बल रेखा हो गई। ऐसे इधर, यही तो वैद्युत बल रेखा हो गई। इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें आप स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश रखें, वो ऐसे ऐसे जा रहा था, उसी के पथ को आप मिलाते चले गए, यही आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ रखोगे तो फिर ऐसे जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई है कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये चीज़। एक चीज़ और देखते हैं, एक बार ऋण आवेश लेते हैं और फिर समझते हैं क्या चीज़ है ऋण आवेश में। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज था और आपने कोई एकांक धन परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, 1 कूलम प्लस 1 कूलम यहाँ पे। अब ये करेगा क्या, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर बुलाएगा। कैसे बुलाएगा, धीरे धीरे आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से गायब होगा यहाँ प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देंगे, ये भाई साहब पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर बात करते हैं यहाँ आएंगे, ऐसे धीरे धीरे आते रहेंगे, कंटिन्यूअस आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे 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 आते रहेंगे, ये चीज़ बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ आएंगे, एक समय होगा जब इसके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके लाइन को ट्रैक करिए, तो इनकी लाइन क्या थी, इधर से थी, ऐसे इधर से इधर की ओर। ये ऐसे ही अगर यहाँ रखते तो यहाँ से इधर की ओर होता, यहाँ से इधर की ओर होता, यहाँ से इधर की ओर होता। ये यही तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अब दोनों का संयुक्त रूप से आप देख लीजिए कि कैसे होंगी। दोनों को आप संयुक्त रूप से देखिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझ छोटा कर देते हैं, हो सकता है काम लगे अभी, कोई बात नहीं। इसको लाते हैं, दोनों लोगों को एक दूसरे की दूर भगा दो, इधर ले आओ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक धन चार्ज लेंगे और एक ऋण चार्ज लेंगे, इस टाइप से कुछ। ये इधर और ये इधर। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस 1 कूलाम लेते हैं और जब आप प्लस 1 कूलाम लोगे, यहाँ रखोगे तो ये इसको ऐसे दूर भगाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, है ना, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रकार का आवेश है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं, अब इसका भी वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि अब ये इसको ऐसे बुला लेगा अपने पास। ऐसे यहाँ रखते तो ये ऐसे ऐसे अपने पास ये बुला लेते। बात समझ में आई? ऐसे यहाँ रखते तो भी ये बात समझ में आई? ऐसे ये अब इन्हीं के ट्रैक को मिला दो तो यही तो आपकी वैद्युत बल रेखा हो जाएंगी। धन आवेश से चलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, धन आवेश से चलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे। वही तो आपकी पहली स्टेटमेंट थी। यहाँ देखिए, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं फिगर ताकि ज़्यादा समझ में आए। चलिए
तो यहाँ ये धनावेश है, यहाँ से जो बल रेखाएं चलेंगी वो ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। पहले इसको सीधे में रखो, ये चीज़ ऐसे इधर भी, इनकी डायरेक्शन ये होगी। थोड़ा ठीक से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? धनावेश से चलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे कई रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से निकलेंगी और यहाँ आकर ऐसे मिल जाएंगी। ये चीज़ बात समझ में आ गई। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया समझने के लिए। धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वापिस से आते हैं, दूसरा पॉइंट है ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है। इस बात को भी समझ लेते हैं, ये रेखाएं कैसे खुला वक्र बनाती हैं। क्योंकि ये रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि फिर ऋणावेश से वापस आकर धनावेश से ऐसे चलती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बंद वक्र बनाती। आपको समझा दूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ से एक रेखा चली और यहाँ पर ऐसे समाप्त हो गई। बताओ कहाँ बंद है? ये रेखा कहाँ से बंद हुई? तो ये रेखा क्या हुई? खुला वक्र बनाती है, ओपन कर्व। बात समझ में आ गई? चुंबक में हम लोग देखेंगे फिर वो माइनस से प्लस यानी कि ऐसे चलता रहता तो बंद। अगर ये रेखा यहाँ से ऐसे आती फिर ऐसे, तब ये बंद वक्र बनाती, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये खुला वक्र बनाती। ये बात भी समझ में आ गई आपको। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। ये जो बल रेखा है आपकी, इसकी किसी भी बिंदु पर जब आप स्पर्शी खींचोगे तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। सपोज करिए आपके पास ये बल रेखा है इस तरीके से। अब मान लीजिए ये बल रेखा आया कहाँ से होगा? यहाँ पहले परीक्षण आवेश रहा होगा +1 कूलम, फिर यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, ऐसे ऐसे तो चलता हुआ आया होगा यहाँ तक, तभी तो उसको मिलाते चले आए हो। वो बल रेखा हो गई, वो वैद्युत बल रेखाएँ हो गई। बात समझ में आ गई? तो इस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्शी खींच दीजिए। स्पर्शी आप जानते हो उस कर्व को क्या करके जाए? स्पर्श करके जाए, ठीक है। तो वो उसकी स्पर्शी होगी। देखिए ये चीज़, कलर इसका चेंज कर लीजिए। ये मान लीजिए इस बिंदु पर आप स्पर्शी खींच रहे हो, तो स्पर्शी ऐसे खींच देंगे कि इसको स्पर्श करके जाए, काटे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करना, इंटरसेप्ट नहीं करना है। तो इस बिंदु पर क्या होगा? जो परीक्षण आवेश था +1 कूलम, उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा F। इस पॉइंट, इस बिंदु पर जब 1 कूलम था तो उस पर बल इस दिशा में लग रहा था। बात क्लियर है? अच्छा, इस बिंदु की बात करें, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शी खींचेंगे तो उस बिंदु पर क्या होगा? लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जब यहाँ पर था मान लीजिए, तब बल इस डायरेक्शन में लग रहा था, तब बल आपका इस डायरेक्शन में, इसको F1 मान लो, इसको F2। बात क्लियर है? ऐसे ही इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर जब ये था तब इस पर बल की डायरेक्शन इस दिशा में थी। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, स्पर्श कराएंगे, ठीक है। F3। तब इस बिंदु पर जब +1 कूलम था तो इस डायरेक्शन में बल लग रहा था, इस बिंदु पर जब 1 कूलम था तो इस डायरेक्शन में लग रहा था।
वही स्टेटमेंट कह रहा है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहीं कहीं मिल जाएगा आपको क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती है, तो सेम चीज़ है, धन परीक्षण आवेश है। जब धन होगा तो बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम ही होती है। बात क्लियर है? इसकी चर्चा हम लोग सीओटी पॉइंट में कर लेंगे बढ़िया से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया है तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले लो। मान लो आप साइकिल से कहीं चढ़ाई कर रहे हो, ये वाली लाइन ले लेते हैं। अरे ये तो बहुत छोटा बन रहा है, खुद से बनाऊंगा, नहीं मज़ा आ रहा। ये मान लो आप साइकिल से इस पठार पर आप चढ़ाई कर रहे हो। मान लो आप यहाँ पहुँचे हो, साइकिल से इस दिशा में आप जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आप किस दिशा में गतिमान हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, इस वक्र पथ पर जब आपको डायरेक्शन ज्ञात करनी हो तो उस पर एक स्पर्शी खींच लो ऐसे। ये आपके गति की दिशा होगी, वेग की दिशा होगी, इस दिशा में आप जा रहे थे। अच्छा, मैं कहूँ जब आप यहाँ पहुँचे थे तब किस डायरेक्शन में थे? तो इस पर एक स्पर्शी ऐसे खींच लेंगे, आप इस डायरेक्शन में थे। यहाँ पहुँचे थे तो किस डायरेक्शन में थे? आप इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पहुँच गए तो इस डायरेक्शन में। ये आपकी गति की दिशा हो जाएगी। तो जब वक्र पथ पर दिशा ज्ञात करना हो तो आप स्पर्शी खींच के बता सकते हो। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है, कर्व ही तो है, वक्र ही तो है, वैद्युत बल रेखाएं। ये चीज़ तो उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कह रहा है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। अगर ऐसा हुआ कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो देखिए क्या होगा। डरिए नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आंधी तूफान आएगा। ये एक मान लीजिए बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा मान लीजिए ये है और एक दूसरे को काट दी तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्लियर करिए। प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर काट दी, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। अच्छा, यहाँ पर आप +1 कूलाम रखो तो ज़रा, क्योंकि अगर ये बल रेखा है तो यहाँ पर +1 कूलाम होगा ज़रूर। परीक्षण आवेश से चलने की दिशा होगी, पहले यहाँ, पहले यहाँ, पहले यहाँ, ऐसे ऐसे गया होगा, तभी तो ये खींचा गया है। अब देखिए, इस परीक्षण आवेश पर इस समय दो दो बल की डायरेक्शन होगी। खींच के दिखा रहा हूँ कैसे। इस बिंदु पर आप स्पर्शी खींचिए तो इस बिंदु पर आप दो दो स्पर्शियाँ खींच सकते हो। कैसे? देखो, एक तो इस बल रेखा का जो ब्लू वाला है उस पर खींचिए, इस बिंदु पर स्पर्शी खींचिए तो कुछ इस तरीके से आप 1 मिनट खींचेंगे। ये आपकी स्पर्शी हो जाएगी। ठीक है, समझने के लिए इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं। यानी एक बल की डायरेक्शन तो ये हो गई, बल को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दूसरी चीज़, इसी पर आप दूसरी स्पर्शी भी खींच सकते हो। वो कैसे? ये बल रेखा है ना, एक इसी स्पर्शी खींचो, इधर से चाहे इधर की। ये एक स्पर्शी आपकी ये हो गई। अब देखिए, इस बिंदु पर दो दो स्पर्शियाँ हैं तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो आपका रखा है +1 कूलाम, उस पर बल की दो दो दिशाएं हैं। एक तो इधर ले जाएगा, एक इधर ले जाएगा, जो कि असंभव है क्योंकि ये +1 कूलाम एक ही दिशा में अब जा सकता है, जो कि असंभव है। ठीक है, अब ये +1 कूलाम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, चाहे इधर चाहे इधर, दो दो डायरेक्शन में कैसे जाएगा? क्लियर?
तो इसीलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप कह दोगे कि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा होगा उस पर लगने वाले बल की दो दो दिशाएं रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि उस पर दो दो स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, और जो कि असंभव है। तो इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आपका ये पॉइंट भी हो गया। बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति, पांचवा पॉइंट है, बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। उस चीज़ को समझते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ ले जाओ। ये पॉइंट आ गया आपका, यहाँ से समझो, थोड़ा बड़ा करेंगे और ढंग से समझेंगे। ये देखिए, ये बल रेखाएं थी, ये इनकी लंबाई यही तो है, ये इनकी लंबाई है, ये वाली लंबाई बल रेखाओं की लंबाई की दिशा में लचकदार डोरियों की भांति, जैसे अगर डोरी को ये ले लो, ऐसे थोड़ा सा ढीला कर दो, ढीला करोगे तो ऐसे बनाएंगी। लचकदार डोरियों की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, यानी उनको ढीला करते जाओगे वो सिकुड़ती जाएंगी। लंबाई के अंदर से ये सिकुड़ने का, ऐसे सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी, यानी इनका फैलाव कम होगा। क्लियर? क्यों होता है? यही कारण है, इसी कारण से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसी कारण से विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल देखने को मिलता है। यही कारण है कि आपको विपरीत प्रकार के बल में कौन सा बल विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण बल देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और देखो लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ये बात क्लियर हुआ? ये पॉइंट हो गया। अब आपका छठवां पॉइंट क्या है? लंबाई के लंबोत दिशा में ये जो बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई के लंबोत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ये इनकी लंबाई थी, ये इनकी लंबाई थी। क्लियर है? लंबाई के लंबोत दिशा में परपेंडिकुलर। एक मिनट, ये देखिए, इधर खींच दीजिए, ये लंबाई है, तो लंबाई के लंबोत दिशा में ये देखो एक दूसरे से दूर हटने का। इधर देखो पास पास थी, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रही है दूर होती जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। अच्छा, दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, यही कारण है कि आपको समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है। क्यों प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ भी +1 कूलाम रहा होगा और यहाँ भी +1 कूलाम रहा होगा। तो ये देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं। बात समझ में आई? तो ये जो बल रेखाएं होती हैं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण से इसमें क्या होता है? विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। और लंबाई के लंबोत दिशा में, ये देखो ये लंबाई हो गई और इसके लंबोत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। यही कारण है कि आपको समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लंबोत दिशा से दूर हटने का प्रयत्न करती। हो गया, आपके 6 पॉइंट हो गए। मुझे लगता है 6 समझ में आ गए होंगे। आगे देख लेते हैं 7वां पॉइंट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी व समांतर होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको समझा दूं क्या होता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप 12th के फिजिक्स में ज़्यादातर एक समान वैद्युत क्षेत्र की ही बात करते हो। ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, ये ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो समांतर हैं। समांतर का मतलब प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की डिस्टेंस समान है, यानी समान अंतर पर हैं। अगर आप यहाँ और यहाँ पर देखोगे इनके बीच की दूरी, तो उतनी ही दूरी आपको यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगी।
यानी प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे के समान अंतर पर है, समान दूरी पर है, इसीलिए इसको समांतर कहते हैं। यही डिस्टेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये चीज़, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि समांतर है। और अगर ये रेखाएं समांतर हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सब क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं और समांतर हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बोल देते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये आपका हो गया। बात क्लियर? एक समान वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी आप कोई भी परीक्षण आवेश रखिए। यहाँ पर मान लो +1 कूलाम रखा है, यहाँ पर 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 +1 कूलाम रखा है। कहीं भी कोई आवेश रखा हो और समान परिमाण का, तो उस पर समान बल का अनुभव करेगा। अब ये धन आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता है। अगर इधर, अभी इस चीज़ को और बढ़िया से समझाऊंगा कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर से उधर कैसे हुई। एक चीज़ ये भी आप समझ लीजिए, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर से इधर की ओर कैसे हुई। अगर ये चीज़ आप जाने रहोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आगे के डेरिवेशन समझने में। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट आपकी ये ऐसे रखी हैं। तो वैद्युत बल रेखा इधर से उधर तभी की ओर, इधर से उधर की ओर तभी गतिमान होगी या उसकी डायरेक्शन होगी जब इन प्लेटों पर इधर प्लस रहा हो, प्लस चार्ज एक समान रूप से वितरित हो, और इधर माइनस चार्ज एक समान रूप से वितरित हो। क्यों? क्योंकि अब इसमें जब आप +1 कूलाम रखोगे, +1 कूलाम मान लो यहाँ रख रहे थे, यहाँ पर, तो ये प्लस वाला उसको दूर भगाएगा, यानी यहाँ 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 ऐसे, और माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा। ये चीज़ और इसके पथ को आप क्या करोगे? अगर ऐसे मिलाते चले गए तो वैद्युत क्षेत्र रेखा मिल जाएगी। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो इधर से उधर की ओर हैं। तो आपके बुक में या कहीं भी ऐसे ही फिगर केवल आधा ही बना रहेगा। आपको समझ लेना होगा कि इधर कोई एक समान रूप से वितरित प्लस प्लेट होगी और इधर माइनस प्लेट होगी, तभी तो बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। तो इधर प्लस चार्ज होगा, उधर माइनस चार्ज होगा। बात क्लियर है? तो ये जो बल यहाँ पर, अब अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर कोई भी +1 कूलाम रखोगे, कहीं भी रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तब मान लो F बल लग रहा है अगर वैद्युत बल, तो इस पर भी F बल लगेगा, इस पर भी F बल लगेगा। बात क्लियर है? और यही बात तो हो रही थी। ये देखो धन आवेश है, धन आवेश, बल की डायरेक्शन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है और बल की दिशा इधर की ओर है। तो धन आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, ये चीज़। तो इस पॉइंट को आप समझना, कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ बल की दिशा मैंने लिखा है वहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शित करेगी। ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि धनावेश पर जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। वो आप यहाँ से समझिए। देखिए धनावेश था तो ये वाला प्लस है, प्लस वाले को दूर भगा रहा है, और माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींच रहा है। यानी कुल मिलाकर इस पर जो बल की डायरेक्शन होगी इधर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। बात समझ में आई? ये चीज़ हो गया। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यही है कि इसके किसी भी बिंदु पर जो आवेश रखा होगा समान बल का अनुभव करेगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र आप हो गया। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इस लाइन से प्रदर्शित करते हैं, समांतर लाइन होती है। बस थोड़ा सा और समझते हैं। दूसरी चीज़ है, किसी धनावेश से निकलने वाली अथवा ऋणावेश पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ये भी सही है, इसको समझ लेते हैं कैसे।
ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। और भेज दो। और देखिए, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु आवेश है और एक यहाँ बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश का परिमाण मान लो +2q है। कितना है? +2q है। ओके, ढंग से। और इसका आवेश -q है। तो ये धनावेश है, ऋण आवेश है, लेकिन इसका परिमाण जो है इससे 2 गुना है, 2q के बराबर है, और इससे ये आधा है, यानी केवल q के बराबर है। तो परिमाण पर भी निर्भर करती है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं निकलने और समाप्त होने में। तो अगर यहाँ से मान लो एक बल रेखा यहाँ से ऐसे निकल रही हो, 2, 3, 4, कितनी हुई? 6 हो गई। मान लो 7, 8 ऐसे बल रेखा यहाँ से निकल रही हैं। क्योंकि धनावेश है तो धनावेश से वैद्युत बल रेखा निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। लेकिन अब इसकी आधी रेखाएं ही इस पर पहुँचेंगी। कितनी रेखाएं हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इस पर 4 ही रेखाएं, यही रेखा ये इस पर पहुँच गई, 2 रेखाएं हो गई, ये चीज़ ठीक है। यहाँ से ऐसे ही ये और ये क्लियर, 4 रेखाएं पहुँच रही हैं और 4 रेखाएं नहीं पहुँच रही हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी धनावेश से निकलने और ऋणावेश पर समाप्त होने आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं, यानी आवेश की मात्रा कितनी है उसके समानुपाती होती है। देखो यहाँ 2 गुना था और यहाँ आधा था, तो इसलिए आधी बल रेखाएं पहुँची, आधी बल रेखाएं नहीं पहुँची। ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया है जहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहाँ कोई बल रेखा नहीं होती। बात सही है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ये ठीक, अगर ये चालक है और इसको आप आवेश दे रहे हो तो +q आवेश क्या होगा? इसके बाह्य सतह पर ऐसे वितरित हो जाएगा। मान लो आप +q आवेश दिए तो इसके बाहरी सतह पर वितरित हो जाएगा। अब इस गोले के अंदर वितरित क्यों होगा? क्योंकि चालक है, प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके सतह पर, बाहरी सतह पर प्रतिकर्षित करके एकदम बाहरी सतह पर वितरित करा देंगे। बात क्लियर। अब इसके भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। इस गोले के जो चालक गोला है इसके भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके भीतर? शून्य है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो यहाँ पर आप +1 कूलाम रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इसको कोई धक्का देने वाला है ना खींचने वाला है। बात समझ में आई? तो जब कोई बल ही नहीं लगेगा तो +1 कूलाम कहीं चलेगा ही नहीं, और अगर कहीं चलेगा ही नहीं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आएगी? इसी जब ये चलता यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो इसके पाथ को हम लोग ट्रैक करते और वही वैद्युत बल रेखा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसलिए वैद्युत बल रेखा भी नहीं है। और इसके बाहर वैद्युत बल रेखा होगी। अगर आप यहाँ पर +1 कूलाम रखते हो तो देखोगे इनको प्रतिकर्षित करेंगे ऐसे 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 ऐसे, यानी ये बाह्य सतह पर ऐसे लंबवत होंगे। बात समझ में आ रहा है ये चीज़? तो आपके 9 पॉइंट थे इसमें वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में। मुझे लगता है आपको एक एक करके समझ में आ गए हों।